हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जितने भी एक्सपीरियंस GSSB PGT कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए मैंने ये वीडियो रखी है। इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट हैं काफी। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है। मैं कोशिश करूंगी कि पूरी एक्सप्लेनेशन आपको दूं अच्छे से। फर्स्ट क्वेश्चन, द गुड्स वर्थ 16,000 वर लॉस्ट इन फायर। आप चाहे हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम, में दोनों में बोलूंगी, ठीक है। 16,000 का माल आग से जल गया बाय मैसेज ज्योति लिमिटेड। हाउएवर द इंश्योरेंस क्लेम ऑफ 10,000 का क्लेम था जो कि आपको रिसीव हो गया इंश्योरेंस कंपनी से। विच आउट द फॉलोइंग इज द करेक्ट ट्रीटमेंट। माल का नुकसान कितना हुआ? 16,000। मिला कितना? 10,000। कितना नहीं मिला? 6,000 अभी भी नहीं मिला। तो एक्चुअल लॉस आपकी तरफ से तो 6,000 ही हुआ है, ठीक है। अब ऑप्शन देखते हैं क्या बोल रहा है। कैपिटल रिसिप्ट 10,000 एंड 16,000 डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 16,000, देयर इज नो ट्रीटमेंट फॉर 10,000। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 6,000 या कैपिटल रिसीप्ट 10,000 एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 16,000। तो राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 6,000, एक्चुअल कितना है? 6, लेकिन ये कौन सा खर्चा है? रेवेन्यू। अब क्या आप ये जानते हो कि एक्सपेंडिचर कितने टाइप्स के होते हैं? तो टोटल आपको पता होना चाहिए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। कौन कौन से? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? अगर बात की जाए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो वो होते हैं जो पहले तो शॉर्ट टर्म होते हैं, यानी जो एक साल के अंदर आपको बिजनेस को चलाने के लिए करने पड़ते हैं। अब एक साल का टाइम आप जानते हैं, शॉर्ट टर्म है, ठीक है। या फिर नॉर्मल बिजनेस की एक्टिविटी को चलाने के लिए किए जाते हैं। अब गुड्स है, गुड्स माल रखना बेचना, ये सब नॉर्मल चीजें हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड खर्चे, अब गुड्स ही तो आपके यहाँ पे देखो गुड्स ही तो जली है, तो गुड्स से रिलेटेड नुकसान हुआ है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। असल में आपका जो नुकसान है वो 6,000 का ही हुआ है, क्योंकि 10,000 तो आपको कंपनी से मिल ही चुके हैं, इसलिए सी है। दूसरा टाइप्स अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दूसरा टाइप्स फिर कौन सा होता है, दूसरा टाइप्स होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर किससे रिलेट होता है? ये लॉन्ग टर्म से रिलेट होता है। बेसिकली ये आपका नॉन रेगुलर एक्टिविटी से रिलेटेड है, नॉन रेगुलर, ठीक है, या फिर लॉन्ग टर्म एक्टिविटी से। लॉन्ग टर्म एक्टिविटी मान लो, नॉन रेगुलर मान लो। तो ये कैसे होता है? ये आपकी कैपिटल या फिर ये आपकी एसेट्स या फिर लाइबिलिटी से रिलेट होता है, ठीक है, जो काफी लार्ज अमाउंट में किया जाता है। लार्ज अमाउंट में, जैसे कि बिल्डिंग को खरीदना, प्लांट एंड मशीनरी को खरीदना, उसके लिए जो भी खर्चे किए जाएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। वहीं अगर बिल्डिंग को बेच के कोई गेन हो रहा है बिल्डिंग से, ठीक है, तो ये ऐसा गेन है कि जो आपकी लॉन्ग टर्म असेट्स को यूज करके मिला है, ठीक है। इसीलिए इसको कैपिटल रिसिप्ट्स बोल देते हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स बोल देते हैं। लेकिन वही सामान यानी गुड्स को बेच के कुछ मिलता है, तो ये आपका रोजमर्रा का काम है, नॉर्मल एक्टिविटी है, तो इसीलिए ऐसे पैसे को रेवेन्यू रिसिप्ट्स बोल देते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट्स मिल रहा है तो रिसिप्ट्स, खर्चा कर रहे हो तो खर्चा, ठीक है। एक टाइप और होता है, उसे भी आप समझ ही लें। थर्ड टाइप होता है आपका, यहां लिख रही हूं मैं, डेफर्ड। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। क्या होता है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नाम से शो हो रहा है, रेवेन्यू तो इसमें है, यानी इसमें थोड़ा बहुत आपको नजर आ रहा है कि शॉर्ट टर्म से रिलेटेड है। देखो ऐसा होता है कि अभी तो हमने खर्चे कर दिए, ठीक है, एक्सपेंडिचर तो हमने कर दिया, लेकिन ये जो खर्चा किया ना वो थोड़ा फ्यूचर के लिए भी हो गया है। जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने अभी एडवर्टाइजमेंट की, तो मैंने तो खर्चा अभी करंट टाइम के लिए कर दिया, इसीलिए तो मैंने इसको रेवेन्यू भी नाम दिया पीछे। लेकिन ये एडवर्टाइजमेंट से मुझे फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में भी बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो टू मीट फ्यूचर एक्सपेंडिचर, यानी फ्यूचर के भी एक्सपेंडिचर इसी में शामिल थे, ऐसे एक्सपेंडिचर को डेफर्ड एक्सपेंडिचर बोले जाते हैं। मोस्टली इसमें एडवर्टाइजमेंट का ही आता है, तो इसे याद रखें। इस तरह से आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग अज्यूम्स द बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट एज दिस, मतलब अस्तित्व में बने रहना, चलता रहेगा वो, ठीक है। उसकी आइडेंटिटी जो है वो बनी रहेगी। एंड फंक्शंस विद नो डिफाइंड एंड डेट, और
अभी उसके एंड होने की कोई भी डेट निश्चित नहीं है, ठीक है, नो डिफाइन। तो वो लगातार चलता रहेगा। क्या चलता रहेगा? आपका बिजनेस लगातार चलता रहेगा। तो ऐसे बिजनेस को क्या बोलोगे? इकोनॉमी एंटिटी, कंजर्वेटिज्म, गोइंग कंसर्न या कॉस्ट? देखो, इसको बोलोगे गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न क्या कहता है कि आपका बिजनेस ना लंबे टाइम तक चलता रहे। तो जब वर्ड आए कंटिन्यू या आपको दिखे एंडलेस, ठीक है, एंडलेस या नो एंड, ऐसे वर्ड जहां भी दिखे आपको क्वेश्चन को गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बोल देना। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपका बिजनेस फ्यूचर में बंद होने वाला नहीं है, काफी लॉन्ग लाइफ आप इसकी समझ के इसको कर रहे हो, लॉन्ग लाइफ, ठीक है, अज्यूम करके चल रहे हो। अज्यूम है, बंद होने को तो कल हो जाए, लेकिन अज्यूम मतलब आप ये मान कर चल रहे हो, ठीक है, आप धारणा लेके चल रहे हो, अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट लेके, अजप्शन लेके चल रहे हो, ठीक है। वहीं इकोनॉमी एंटिटी क्या होता है? इकोनॉमी एंटिटी ये कहता है कि ओनर इज अ सेपरेट पर्सन, ये तो अलग है, ठीक है, ये कौन है? ओनर। एंड बिजनेस इज अ सेपरेट। अब आप कहोगे मैडम ये कैसे हो सकता है, ये मालिक है और यही इससे अलग है। तो बिजनेस का कॉन्सेप्ट यही सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट कहलाता है। सेपरेट एंटिटी, इसके अलग अलग नाम है, सेपरेट एंटिटी, लीगल एंटिटी। अब आपको सिर्फ एंटिटी याद रखना है, एंटिटी, इकोनॉमी एंटिटी। एंटिटी आपको पता है कि ओनर के लिए यूज होता है, ओनर अलग है, बिजनेस अलग है। तभी तो जो ये ओनर पैसा लगाता है, कैपिटल लगाता है, उसको भी लायबिलिटी ही तो माना जाता है। और अपने ही पैसे को ये निकालता है तो उसे ड्राइंग्स माना जाता है पर्सनल यूज के लिए। पैसा तो इसी का, बिजनेस भी इसी का, पर्सनल यूज के लिए निकालता है तो ड्राइंग्स, और लगाता है तो लाइबिलिटी, इसी कॉन्सेप्ट के अंदर। कंजर्वेटिज्म क्या है? कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का भी दो मतलब है। देखो, बिजनेस ये कहता है कि अगर आपको कोई फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है ना, तो उसको अभी कंसीडर मत करो, ठीक है, नॉट कंसीडर येट। जब वो हो जाए तभी उसको, फ्यूचर में प्रॉफिट हो जाए तभी उसे मानना कि मैंने पैसे कमा लिए हैं। बट अगर फ्यूचर में आपको पता है फ्यूचर में लॉस होने वाला है, फ्यूचर लॉसेस, तो उन्हें अभी से मान के चलो कि हाँ इतना लॉस हो सकता है, तो इनके लिए अभी से ही एंटिसिपेटेड लेके चलो, इंतजाम करके रखो कि मुझे इनको कैसे फेस करना है, ठीक है। वहीं दूसरी बात ये कहता है कि अगर क्लोजिंग स्टॉक रख रहे हो आप, जो माल बिका नहीं है आपका साल के अंत में, उसे बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो उस पैसे को भी या तो आप मार्केट वैल्यू पे, या फिर जितने में वो बिका है, रियलाइजेशन वैल्यू, उसको बेचने से जितना पैसा मिला है, दोनों में ही जो भी कम प्राइस हो, ठीक है। एक तो हो गई आपकी मार्केट वैल्यू या फिर कॉस्ट वैल्यू, ठीक है, मार्केट वैल्यू बोलो, रियलाइजेशन वैल्यू बोलो या कॉस्ट वैल्यू, जितने में आपने उसे खरीदा था, इन दोनों की अगर आप कंपैरिजन करते हो तो जो वैल्यू कम है उसे ले लेना, लेस वैल्यू को मान लेना। ये आपका कंजर्वेटिज्म क्या था। और कंजर्वेशन क्या कह के चलता है? और कंजर्वेशन ये भी कह के चलता है कि अगर आपको फ्यूचर में कोई बैड डेब्ट्स होने वाले हैं, आपको लग रहा है कोई पैसे लेके हमारा भाग जाएगा, हमने उधार बेचा, तो उनके लिए अभी से ही प्रोविजन बना के चलो। प्रोविजन कहाँ से आता है? प्रॉफिट में से ही बना लिया जाता है। या कोई एसेट्स हैं जिन पे डेप्रिसिएशन लगेगा, तो उनके लिए भी प्रोविजन बना के चलो, इंतजाम करके चलो आने वाले खर्चों का और लॉसेस का। यही कहता है आपका कंजर्वेशन, ठीक है। ये थोड़ा रिजिड है। रिजिड मतलब पहले से ही आपको सिखा के चल रहा है कि आपको इन्हीं बातों को ध्यान में रख के लेके चलना। रिजिड, कठोर, बिल्कुल वही बातें, नो चेंज। ये बिजनेस कहीं का कहीं हो जाए, ये कॉन्सेप्ट को छोड़ेगा ही नहीं, यही कहता है, ठीक है, कि आप कभी भी फ्यूचर की इनकम को अपनी इनकम बना के खुश मत हो। उसको इनकम तभी मानना जब वो रिसीव हो जाए, और जो भी लॉस फ्यूचर में होने वाले हैं उनको अभी लॉस समझ के उनका इंतजाम लेके चलो, ठीक है, ताकि आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। फिर कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट तो आप जानते हैं, जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो उस पे लगने वाला खर्चा, ठीक है, उस पे लगने वाला एक्सपेंस, किसी प्रोडक्ट को बनाने में। डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट पढ़ाई होगा आपने, ठीक है। मैन्युफैक्चर से रिलेटेड होती है डायरेक्ट, और उसको बाहर बेचने तक का सारा इंतजाम जो किया जाता है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो ये आपका कॉस्ट है। कुछ क्वेश्चन भैया ऐसे भी आ जाते हैं, मैच कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम। अब आपको दोनों कॉलम को मैच करना है, एक कॉलम दिया हुआ है आपका, दूसरा कॉलम दिया हुआ है। ये कैसे होगा बेटा? ये जब ही होगा जब आपको इनकी डेफिनेशन पता हो, ठीक है। जैसे नो एंट्री का मतलब क्या है? प्रीमियम फॉर गुडविल, तो क्या डेबिट हो रहा है? इनकमिंग पार्टनर करंट अकाउंट या सेक्रीफाइस, क्या
तो ये कौन सी चीजें होती है? इनकमिंग पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल ऑफ गुडविल, अगर नहीं लाता तो एंट्री क्या होगी? इनकमिंग पार्टनर अगर गुडविल पे कर रहा है प्राइवेटली तो एंट्री क्या होगी? और इनकमिंग पार्टनर, इनकमिंग मतलब अगर एडमिशन ऑफ पार्टनर हो रहा है तो अगर वो सिर्फ अपना पार्ट ही ला रहा है शेयर ऑफ गुडविल का तो क्या एंट्री होगी? तो ये आपने एक एडमिशन ऑफ पार्टनर्स नाम से चैप्टर पढ़ा होगा, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, 12th क्लास का चैप्टर है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए आप जब पीजीटी का एग्जाम क्रैक कर रहे हो ना तो आपको पढ़ाना 12th को ही, 11 12th से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे करोगे? अब आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जैसे मैं लिख देती हूँ, एक में बी है, ठीक है, दो में सी है, इस तरह के ऑप्शन दिए जाएंगे तो आपको मैच करना है। तो देखिए इनको कैसे सॉल्व करोगे, सॉल्व करने का तरीका आप देख लें। सबसे पहले एक पहला कॉलम पढ़ लें, इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, अगर आने वाला पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल लाता है, गुडविल मतलब उसको ये बोल दिया जाता है कि जो ये फर्म चल रही है ना भाई, ठीक है, ये हमने अपनी मेहनत से चलाई, ये दो पार्टनर है, ये नया पार्टनर आने वाला है तो अपनी मेहनत से चला रखी है, अब तब जाके ये तरक्की कर रही है और इतना प्रॉफिट कमा लिया, तो मैं इसमें आना है ना। तो जो हमने प्रेस्टीज बनाई है, अपनी इमेज बनाई है लोगों की नजरों में, दिन रात मेहनत करके गुडविल बनाई है, गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स है, दिखाई नहीं देती, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 होता है गुडविल का, ठीक है, लेकिन है ये इंटेंजिबल एसेट्स ही। तो इस एसेट्स में अब तुम आओगे, बिजनेस से जुड़ोगे तो तुम पहले गुडविल का जो अमाउंट है कुछ पैसे लेके आओ, ठीक है, बेसिकली कुछ कैपिटल लेके आओ, कैश लेके आओ, और बोल रहे हैं उसे कि गुडविल के लिए लेके आओ, कि इस गुडविल का तुम भी हिस्सा बन रहे हो, तो वो ला रहा है, ठीक है। अगर वो अपना शेयर ला रहा है तो कह रहे हैं कि फिर अगर जो शेयर लाएगा तो फिर क्या एंट्री होगी? तो उस केस में होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल तो वो ला रहा है, ठीक है, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। अब ये सेक्रीफाइसिंग तो आपको पढ़ ही रखा होगा कि जो नया पार्टनर आया है ये पुराने पार्टनर उसके लिए भी अपना हिस्सा सेक्रीफाइस करेंगे, ठीक है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होता है? ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो, तो जो पहले इनका ओल्ड रेशो था उसमें से नए रेशो को घटा देना, सेक्रीफाइसिंग रेशो आपका निकल जाएगा, और जो रेशो आएगा उसमें आपको गुडविल को डिवाइड कर देना, ठीक है। तो बेसिकली सी में फर्स्ट है। सेकंड देखिए, इनकमिंग पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज गुडविल, अपने हिस्से की वो गुडविल लाया ही नहीं है, तो अब क्या कर लोगे उसका, ठीक है, अब क्या करोगे? अब देखिए उसका क्या करोगे आप, इनकमिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, जो आने वाला पार्टनर है उसकी कैपिटल को आप कम दिखा रहे हो, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हो सकती है कि इनकमिंग पार्टनर पे ही शेयर ऑफ गुडविल प्राइवेटली, भाई टेबल के नीचे ऐसे ना सारे बैठे थे पार्टनर, छुपके से इसने दे दी कि लो मेरे गुडविल का, सीक्रेटली दे रहा, प्राइवेटली, किसी को बताना ही नहीं चाह रहा। अब जब ये बताना ही नहीं चाह रहा तो आप क्या करोगे? आप कोई एंट्री मत दिखाओ, जब कोई पार्ट प्राइवेटली काम कर किया जा रहा है तो फिर आप एंट्री दिखा के क्या करोगे, ठीक है। तो फर्स्ट में आपका थर्ड हो जाएगा, इसमें थर्ड में ए। नेक्स्ट देख लीजिए, इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग ओनली अ पार्ट ऑफ हिज शेयर गुडविल, सिर्फ अपना हिस्सा ला रहा है, ठीक है, अपना ही शेयर ला रहा है, तो इसको में क्या करोगे आप? इसमें फिर ये कर दोगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, इनकमिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। पता होना चाहिए जब पार्टनर अपनी हिस्से की गुडविल लाता है, ठीक है, जब नया पार्टनर कैश लाता है तो एंट्री कुछ ऐसे होती है, आपको कैश तो मिल ही जाता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ये जो गुडविल आती है इसको सारे पार्टनर बांट लेते हैं, तो इसी को बोलते हैं कि गुडविल बांट ली, तो गुडविल अकाउंट डेबिट, फिर ये डेबिट हो जाएगी, और इसको कौन बांटेंगे? जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर जो होते हैं वो सेक्रीफाइसिंग रेशो में इसको बांट लेते हैं अपने अपने शेयर में, ठीक है, तो सेक्रीफाइसिंग में बांट लेंगे, तो दूसरी एंट्री ये हो जाती है, पहली ये होती है। कई बार ऐसा होता है कि वो शेयर अपना कैश में लाया ही नहीं, अब कैश में नहीं लाया तो ये एंट्री तो होगी नहीं, लेकिन अब उसके पास गुडविल भी नहीं लाया वो, ठीक है, कैश में नहीं लाया, तो बस आप इनकमिंग पार्टनर को ही, इनकमिंग के पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट कर दोगे और सेक्रीफाइसिंग वालों को क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। इन द इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन का मतलब होता है फर्म का बंद होना, बंद होना, ठीक है, फर्म का। एसेट्स आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो जब फर्म ही बंद हो जाती है तब आप एक रियलाइजेशन अकाउंट खोल देते हो, ठीक है।
रियलाइजेशन अकाउंट कैसा, कि जो भी आप चीजें हैं एसेट्स वो वसूल कर लेते हो, बेच देते हो। एसेट्स को तो आप बेच दोगे, ठीक है, लाइबिलिटी को आप पे कर देना। तो जब आप एसेट्स को बेचते हो तो कुछ पैसा मिलता ही है, ठीक है। तो ऐसे याद रख लेना, मिलने को रियलाइज बोलते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है जब फर्म ही बंद हो रही है, ठीक है। अब वो पूछ रहा है इन द इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन एसेट्स आर ट्रांसफर, तो फिर एसेट्स को आप ट्रांसफर कर दोगे रियलाइजेशन अकाउंट में। किस कीमत पे करोगे? बुक वैल्यू पे। बुक वैल्यू वो जितने की आप पहली बार उसे फर्स्ट टाइम लाए थे, ठीक है, फर्स्ट टाइम लाए थे। सोचो 1980 में लाए थे आप, उस टाइम पे वैल्यू थी 5 लाख रुपए, तो ये बुक वैल्यू है। अभी 2024 में कितनी होगी, जमीन हो या कुछ हो, बिल्डिंग भी तो असेट्स का ही पार्ट है ना। बेटा मार्केट वैल्यू, अब 2024 में जितनी उसकी मार्केट की वैल्यू, सपोज करो 2 करोड़ है, तो उसे मार्केट वैल्यू कहते हैं। कॉस्ट, कॉस्ट मतलब जितने में आप लाए थे 5 लाख रुपए, और मार्केट वैल्यू जो आज की है 2 करोड़, विच एवर इज लोअर, उसमें से कम है उसे लोगे, या नन ऑफ दीज। तो देखिए भाई, ये वाला ना कॉन्सेप्ट, ये वाला, ये क्लोजिंग स्टॉक पे लगता है, क्लोजिंग स्टॉक पे, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक के लिए ये वाला फॉर्मूला। यहाँ फिलहाल आपसे एसेट्स की बात कह रही है, तो एसेट्स कहाँ दिखाओगे? एट अ बुक वैल्यू। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। बुक वैल्यू पे आप दिखा रहे हो उसे, बुक वैल्यू, ठीक है। तो आपको पता ही होगा कि जब डिसोल्यूशन होता है एसेट्स को बुक वैल्यू पे आप ट्रांसफर कर देते हो, किसमें? रियलाइजेशन अकाउंट में। और जब ट्रांसफर कर रहे हो वहां पे आप कैश को और बैंक अकाउंट को एक्सेप्ट कर देते हो, छोड़ देते हो, ठीक है। कैश और बैंक को छोड़ के बाकी जितनी भी आपकी एसेट्स हैं, ठीक है, उनको ट्रांसफर कर देते हो। और लाइबिलिटी में आप क्या करते हो? लाइबिलिटी जितने भी आपके पार्टनर्स के लोन है ना, और पार्टनर्स की कैपिटल, पार्टनर्स के लोन और पार्टनर्स की कैपिटल, उनको छोड़ के सभी लाइबिलिटी को पहले पे करते हो। सबसे पहले तो आप बाहर थर्ड पार्टी का कोई लोन है, बाहर वालों के पैसे पे करते हो, ठीक है। फिर इन लोगों का, पार्टनर्स का बाद में देखोगे। और अगर असेट्स को बेच के कुछ पैसा मिलता है तो उससे भी बाहर वालों के पहले ही पे कर दोगे। लाइबिलिटी जितनी भी है आपने उधार लिया हुआ पैसा पहले वो पे करोगे, ठीक है। अब सारा काम खत्म होने के बाद या तो फर्म के पास प्रॉफिट बचेगा, या हो सकता है कि लॉस बचे। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर किसको होगा? पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट। अगर लॉस है तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाती है, और इन्हें कुछ मिलता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाते हैं? क्रेडिट हो जाते हैं। ये हमेशा याद रखना। और ये वाला फॉर्मूला कॉस्ट, और कॉस्ट मतलब जितने में आप लाए, मार्केट वैल्यू जो उसका है उसमें से जो भी कम है, ठीक है। यहाँ रियलाइजेशन वैल्यू भी आप देख सकते हो, कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है रियलाइजेशन वैल्यू, ठीक है, या कॉस्ट या मार्केट वैल्यू, विच एवर इज लोअर। तो इसमें क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जब आप लेते हो ना, तो उसके लिए यूज होता है क्लोजिंग स्टॉक। क्या होता है? पैसे का जुगाड़ करना, फाइनेंस का इंतजाम करना। या तो आपके पास अपना फंड होता है तो बोनस, ऑनर्स फंड, ठीक है, ऑनर्स फंड होता है आपका अपना है, और या फिर आप उधार ले लेते हो, बोरो फंड, बोरो फंड। अब जब आप उधार लेते हो तो उसके भी दो तरीके होते हैं। एक तो आप लॉन्ग टर्म लेते हो, और दूसरा आप शॉर्ट टर्म लेते हो। शॉर्ट टर्म लेते हो तो उसके बोलते हैं आप मनी मार्केट, और जो लॉन्ग टर्म लेते हो तो उसे बोलते हो आप कैपिटल मार्केट, ठीक है। कैपिटल मार्केट में आपका स्टॉक एक्सचेंज वगैरह ये सब आ जाते हैं, स्टॉक एक्सचेंज। और मनी मार्केट में आपके आते हैं ये ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉल मनी, ठीक है। 4 टाइम सी करके याद कर लेना। T4 ट्रेजरी बिल, ठीक है। C4 कॉमर्शियल पेपर, एक बार फिर से सी है तो कॉल मनी, फिर से सी है तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। और एक सी और है, उसका मतलब होता है कॉमर्शियल बिल। कॉमर्शियल पेपर अलग होता है, कॉमर्शियल बिल अलग होता है, कॉमर्शियल बिल। ये मनी मार्केट के टाइप्स हैं। अब क्वेश्चन आपसे खुद पूछ रहा है कि वेरी शॉर्ट टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म फंड लिया गया है, वो भी कॉमर्शियल बैंक से, खुद ही बोल रहा है वो, ठीक है। तो ये फिर क्या है? तो भाई वेरी शॉर्ट का मतलब जहां आपको वर्ड दिखे तो कॉल मनी, ठीक है।
अब आपको पता भी होना चाहिए कि ये सारी चीजें होती क्या है और कॉल मनी क्या होती है। कॉल मनी कॉमर्शियल बैंक यूज करता है। कौन यूज करता है? कॉमर्शियल बैंक। लिखा हुआ है क्वेश्चन में, आपने दिया हुआ है कि कॉमर्शियल बैंक यूज करेगा। किस लिए? जब आपको उधार देगी, टू बोरो फंड। ठीक है, लेकिन किसको? कॉमर्शियल बैंक यूज करते हैं उधार देने के लिए, लेकिन किसको? अपने आप को, एक दूसरे को। सपोज करो दो बैंक है, एक बैंक ने दूसरे बैंक को उधार दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेंटेन करना होता है इन्हें सीआरआर। सीआरआर क्या होता है? कैश रिजर्व रेशो। ठीक है, कि आपके बैंक में मिनिमम इतना कैश होना चाहिए कि कोई भी कस्टमर पैसा निकालने आ जाए तो वो खाली ना जाए, उसकी पूर्ति हो जाए। तो सीआरआर मेंटेन करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है भाई? आरबीआई ने गाइडलाइंस में बोला है कि जब बैंक चला रहे हो ना, तो अपने पास सीआरआर तो रखो, कभी कोई आ जाए अपना ही पैसा निकालने तो आपके पास मिनिमम कैश रिजर्व रेशो होना चाहिए। तो आपको मेंटेन करना होता है। तो अगर आपके पास पैसा खत्म हो गया तो आप क्या करते हो? शॉर्ट टर्म के लिए दूसरे कॉमर्शियल बैंक से उधार ले लेते हो। इसे बोलते हैं कॉल मनी। 1 दिन से लेके 15 दिन तक का टाइम होता है। ठीक है, वैसे इसे शॉर्ट टर्म जो बोला जाता है, आपको या तो वो डिमांड करेगा कि 15 दिन के अंदर आप उसके पैसे दे दो। कई बार ये वो 1 दिन से 15 दिन के बीच में कभी भी बोल सकता है। अगर 1 दिन के लिए भी ले रहे हो तो भी ये कॉल मनी ही कहलाता है। इंटरेस्ट रेट पेड किया जाएगा। क्या पेड किया जाएगा? इंटरेस्ट रेट। कॉल मनी पे जो कॉल रेट इनका है, खुद ये डिसाइड करते हैं। ठीक है, आरबीआई बता देता है इनको किस कॉल रेट पे देना है। ठीक है, और कॉल रेट भी फ्लक्चुएट होता है डे टू डेट और आवर टू आवर। मार्केट से फ्लक्चुएट मतलब मार्केट से फ्लक्चुएट होता है। मार्केट में क्या डिमांड है और सप्लाई। डिमांड और सप्लाई जहां एक दूसरे को कट करते हैं, आपको पता ही है वहां। और ये डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। ठीक है, कोई आपसे पूछ ले कि भाई ट्रेजरी बिल क्या होता है? ट्रेजरी बिल, तो पहले तो इसको टी बिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टी बिल। दूसरा ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। कौन सी बोरोइंग है? शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ठीक है, किसके द्वारा इशू किया जाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा शॉर्ट टर्म के लिए इशू किया जाता है। ठीक है, आरबीआई इशू करता है। आरबीआई इशू करता है इसे बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आरबीआई ने इशू किया, लेकिन किसके बिहाफ पे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पे। और इसको, ठीक है, और इसको क्या बोल सकते हैं? इसको जीरो कूपन बॉन्ड भी बोल सकते हैं। जीरो कूपन। ठीक है, इसे जीरो कूपन बॉन्ड भी बोलते हैं। क्यों? इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, नो इंटरेस्ट। फिर कहोगे बेनिफिट क्या है इसे लेने का? अगर ये 100 रुपए का है तो आपको अभी 90 में मिल जाएगा। बाद में जब ये रिडीम होगा तो फिर से आपको 100 रुपए में रिडीम होगा, तो 10 रुपए ऐसे ही आप अर्न कर लेते हो। बस इतना ही बेनिफिट आपको मिलता है। और इसकी जो मेच्योरिटी होती है वो 1 ईयर से कम होती है, लेस देन 1 ईयर। ठीक है, तभी तो ये सारे ही 1 ईयर से कम के हैं, तभी तो ये मनी मार्केट के पार्ट है। ठीक है, मनी मार्केट कौन सा होता है आपका? शॉर्ट टर्म होता है। और अगर मैं आपसे बात करूं तो ये डिस्काउंट पे इशू किया जाता है, 90 रुपए पे, और 100 रुपए पे बेच दिया जाता है। और ये एक प्रोमेसरी नोट का भी काम करता है। प्रोमेसरी नोट का। ठीक है, प्रोमेसरी नोट की तरह भी ये फॉर्म में काम करता है। और हाईली लिक्विड होता है। हाईली लिक्विड मतलब जब मर्जी आप ट्रेजरी बिल को बेच दो। ठीक है, और इसका रिस्क भी ना के बराबर होता है। जब ना के बराबर रिस्क होता है तो उसे बोलते हैं निग्लिजिबल। निग्लिजिबल रिस्क है। ये फीचर्स है। यहाँ से डी ट्रिपल एस भी हमेशा क्वेश्चन लेता ही लेता है। ठीक है, बहुत डीप में पढ़ा रही हूँ मैं। आप वीडियो लास्ट तक देखते रहें और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहें। और एक चीज और, अब ये किसके मल्टीपल्स में मिलता है? 25,000 में। अगर एक चाहिए तो 25,000, और दो चाहिए तो 25 दूनी 50,000, तीन चाहिए तो 75,000, ऐसे मिलता है। ये वैसे नहीं मिलेगा इनके अलावा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है ट्रेजरी बिल के बारे में क्या होता है। देखिए, कॉमर्शियल पेपर की बात करूं ना, तो ये इशू किया जाता है किसके द्वारा? जिनकी क्रेडिबिलिटी, यानी जिनकी लार्ज क्रेडिट वर्थ होती है। क्रेडिट वर्थ कंपनी। ठीक है, ऐसी कंपनियां इशू करते हैं जिनकी लार्ज क्रेडिट वर्थ होती है। ये भी शॉर्ट टर्म ही है, शॉर्ट टर्म फंड ही है। और ये लोअर रेट है, इसमें लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। मार्केट से कम रेट पे आपको मिल जाता है। लोअर रेट इंटरेस्ट देन मार्केट रेट। ठीक है,
और ये भी एक अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट की तरह ही काम होता है, ठीक है। अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट की तरह काम करता है। इसका जो मैच्योरिटी टाइम है 15 दिन से 1 साल तक का होता है। 15 दिन से 1 साल के अंदर आप इसे कभी भी बेच सकते हो, ठीक है। और आप इसे जब बेचते हो तो इसे डिस्काउंट पे बेच सकते हो। 100 रुपए का है तो आप 90 में बेच दो, ठीक है। इसे 100 का 100 भी बेच सकते हो, तो आप इसे रिडीम कर रहे हो तो एट पर पार पे भी बेच सकते हो, एट पार, एट डिस्काउंट, ठीक है, एट डिस्काउंट पे बेच सकते हो। और ये भी एक अल्टरनेटिव है बैंक से, जैसे आप बोरो कर रहे हो, ठीक है। तो अल्टरनेटिव है बैंक बोरोइंग का। ओरिजिनल पर्पस क्या है फिर इस कॉमर्शियल पेपर बनाने का? तो देखो, आप ये जो कॉमर्शियल पेपर इशू करते हो, इसलिए करते हो ताकि जो आपकी वर्किंग कैपिटल है ना, वर्किंग कैपिटल की नीड है, बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए ना कंपनी को, उसको पूरा करने के लिए आप इसे इशू कर रहे हो। तो ये कंपनियां एक ब्रिज की तरह है, इसलिए ना क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ब्रिज फाइनेंसिंग का काम करता है आपका ये कॉमर्शियल पेपर। ब्रिज फाइनेंस का काम करता है, एक मेथड है कि कंपनी इसे इशू करती है। अगर कंपनी को इशू करने हैं डिबेंचर, ठीक है, अब डिबेंचर इशू करने हैं कंपनी को, लेकिन डिबेंचर इशू करने में कॉस्ट आती है और वो कॉस्ट आपके पास है नहीं। तो इस शॉर्ट टर्म कॉस्ट की पूर्ति के लिए, कि आपको इशू करने के लिए कॉस्ट मिल जाए, पैसा मिल जाए, पैसों का जुगाड़ करने के लिए कॉमर्शियल पेपर इशू किए जाते हैं, इसीलिए इन्हें ब्रिज फाइनेंस भी बोला जाता है, ठीक है। या फिर आप इशू कर रहे हो शेयर्स, तो उनके लिए आपको खर्चे करने हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट भी बोलते हैं इसे, कमीशन कॉस्ट या ब्रोकरेज, ठीक है, प्रिंटिंग, एडवर्टाइजमेंट, एप्लीकेशन, जितने भी आपको काम करने हैं उनके लिए ये पैसे का इंतजाम करेगा कॉमर्शियल पेपर। तो कॉमर्शियल पेपर बहुत बड़ी कंपनी, जो लार्ज कंपनी होती है ना, वो इशू करती है, जिनकी लार्ज क्रेडिट वर्थी होती है, ठीक है। और ये भी क्यों करती हैं, कई बार इनको डिबेंचर इशू करने हैं, शेयर इशू करने हैं, लेकिन इनको इशू करने के टाइम पे बहुत सारा खर्चा आता है, ठीक है। कैसा खर्चा आता है? कमीशन देना ब्रोकरेज को, ब्रोकरेज होते हैं ना जो दलाल, जिनको बोला जाता है कि कमीशन पे हमारे शेयर्स या डिबेंचर्स बेच दो, एडवर्टाइजमेंट करनी है, ठीक है, कमीशन देना है। तो जो बेसिकली आपको वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए, इन शेयर्स को इशू करने की जो कॉस्ट है उसको पूरा करने के लिए आपको पैसा चाहिए, तो ऐसे पैसे कहाँ से आएंगे? कॉमर्शियल पेपर इशू करने से। तो कॉमर्शियल पेपर शॉर्ट टर्म है, जो कि लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स या इशू सिक्योरिटीज के लिए जो होने वाली कॉस्ट को बेयर करेगा, ठीक है। तो एक तरह से ये ब्रिज का काम करता है। ब्रिज का मतलब, एक पुल होता है ना भाई, ये नदी पार करनी है तो यहाँ से वहां जाना है, तो ये ब्रिज का काम कौन कर रहा है? कॉमर्शियल पेपर। इसको फ्लोटिंग कॉस्ट भी बोल सकते हैं आप, वर्किंग कैपिटल के लिए भी यूज हो रहा है और ये ब्रिज का भी काम कर रहा है। जिसकी रेपुटेशन अच्छी है कंपनी की, वही तो शेयर इशू करेगी, ठीक है, डिबेंचर इशू करेगी। तो डिबेंचर और शेयर इशू करने तो जा रही है, लेकिन फिलहाल के लिए खर्चे करने के लिए पैसे नहीं है। वो सारा पैसा कहाँ से आ रहा है? कॉमर्शियल पेपर इशू करके। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है फिर? अब ये भी इशू किया जाता है कॉमर्शियल बैंक के द्वारा। कौन इशू करेगा इसे भी? इसे भी इशू करता है कॉमर्शियल बैंक। सिर्फ कॉमर्शियल बैंक नहीं, इसे इसके साथ साथ डेवलपमेंट बैंक भी हो सकता है, कि डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, कोई इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस हो, ठीक है, या कोई कॉरपोरेट या कंपनी, कॉरपोरेट हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है। अब है तो ये भी अनसिक्योर्ड, कोई सिक्योरिटी थोड़ी रखनी पड़ती है इसे इशू करते वक्त, ठीक है। और नेगोशिएबल भी है, ठीक है। नेगोशिएबल मतलब आप प्राइस को घटा बढ़ा सकते हो थोड़ा बहुत, ठीक है। और इसमें टाइट लिक्विडिटी है। टाइट लिक्विडिटी मतलब बेचने में थोड़ी बहुत दिक्कतें तो आपको आएंगी, तुरंत नहीं बेच सकते जब ये आपका मन है, ठीक है, इमीडिएटली नहीं बिकता, टाइट लिक्विडिटी है, ठीक है। तो इसे ही बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। वहीं अगर आपसे कॉल मनी पूछ ले, तो कॉल मनी मैंने बता दिया, कॉमर्शियल बैंक ही इशू करते हैं, आपस में एक दूसरे से उधार लेते हैं ताकि इनका सीआरआर बना रहे। सीआरआर बनाने के लिए आरबीआई इनको बोलता है, ठीक है। और 1 दिन से 15 दिन के लिए उधार लेते हैं और इनका रेट भी कॉल रेट होता है,
इंटरेस्ट देने का, और जो कि फ्लक्चुएशन होता है, बदलता रहता है, जो कि डिमांड और सप्लाई से अफेक्टेड होता है, डिमांड से या सप्लाई से अफेक्टेड होता है। नेक्स्ट देखिए, कैपिटल एम्प्लॉयड इन बिजनेस इज 1,50,000, 1,50,000, प्रॉफिट गेन was 50,000 एंड नॉर्मल रेट एट प्रॉफिट 20%. द अमाउंट ऑफ गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन मेथड वुड बी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दिया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड 1,50,000, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 50,000, ये रहा, ठीक है। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा, रेट ऑफ रिटर्न 20%, ठीक है। निकाल लो, सबसे पहले तो आप नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला, कैपिटलाइज्ड, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीपल, मल्टीपल कर दो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अब नॉर्मल प्रॉफिट आपका निकल जाएगा। कैपिटल कितनी है एम्प्लॉयड, 1,50,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 20%, 20/100 कर दो, ठीक है। तो 20 पंजे 100, 5 से काट दो, 5 या 15, 30,000 आ गया नॉर्मल आपको प्रॉफिट। अब आपको पता है ये सुपर प्रॉफिट आपको निकालना होता है पहले, सुपर प्रॉफिट, ठीक है। सुपर प्रॉफिट क्या कहता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपको दिया ही हुआ था, कितना दिया हुआ, ये रहा 50,000, और नॉर्मल प्रॉफिट आपका आ गया 30,000। तो सुपर प्रॉफिट आपके पास कितना बचा, 20,000 बचा ना, 50 में से 30 गए, तो यहाँ पे 20,000 बचा। अब हो तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट इंटू में 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट कितना आया आपका, यहाँ से 20,000 आ गया, ठीक है, 20,000 आ गया, 100 है ही, ठीक है। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ, ये रहा 20% दिया हुआ है। तो 20 से काट दो 100 को, 5 से, 5 और 20, 1,00,000, 20 पंजे 1,00,000, ठीक है। तो ऑप्शन में देख लो 1,00,000 रुपए है। अगर जल्दी जल्दी नहीं समझ पा रहे हो तो वीडियो को स्लो चला लें, धीरे धीरे दोबारा चला लें। 1,00,000 रुपए आ गया, ठीक है। ये तो निकालना पड़ेगा तभी ऑप्शन आप क्लिक कर पाओगे, यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपको आता है कि सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो देख लो, यहाँ पे आपको नॉर्मल प्रॉफिट दिया नहीं था तो मैंने पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया, कैपिटल एम्प्लॉयड गुना में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, ठीक है। ये मेरा 30,000 आ गया। सुपर प्रॉफिट कहता है एपी माइनस एनपी, तो मैंने वैल्यू रख दी, 50 में से 30 गए तो 20,000 सुपर प्रॉफिट। और गुडविल भी कह रहा था कि जो सुपर प्रॉफिट आया है उसको गुना में 100 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न 20% है। अब 20,000 को जब आप 100/20 करोगे ही तो 1,00,000 ही आ जाएगा, ठीक है। कैसे भी काट लो, ऐसे काटना चाहते हो ऐसे काट लो, 100/20, 20 से ही काट लो, 20 से ये एक पे कट गया, 1,000 यहाँ आ गया, 100 यहाँ गुना कर लो, 1,00,000 आ गया, ठीक है। 'अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज अ पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप फर्म विल बी असेस्ड', ठीक है। पार्टनरशिप फर्म में किस तरह से असेस करना, एन इंडिविजुअल एचयूएफ फर्म या बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल। मैं आपको बताऊं, आपको याद हो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन, सेक्शन कौन सा लगता है, 4, कहा, इंडियन पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप फॉर्म की तो बात कर रहा है ये, पार्टनरशिप फॉर्म में तो सेक्शन कौन सा लगता है, 4, ठीक है। एक्ट कौन सा लगता है पार्टनरशिप फॉर्म का, 1932, ठीक है। इसका मतलब क्या है, दो या दो से अधिक लोग एग्रीड हुए हैं एक पार्टनरशिप डीड करने के लिए कि वो प्रॉफिट एंड शेयर बांटेंगे, ठीक है। और बिजनेस को उनमें से या तो एक चलाएगा या सभी चलाएंगे। तो दो तीन चीजें आपको याद रहती है, कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सभी के द्वारा चलाया जाएगा, और एनी ऑफ देम, या उनमें से किसी के द्वारा चलाया जाता है, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, फॉर ऑल, ठीक है। तभी तो प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशन होता है, प्रिंसिपल और
एजेंट का रिलेशन होता है पार्टनरशिप ऑफ फर्म में, ठीक है, पार्टनर्स ऑफ फर्म के बीच में। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, जितने भी पार्टनर्स होते हैं जो पार्टनरशिप फर्म में एंटर्ड करेंगे, अगर एक आएगा तो उसको क्या बोलोगे आप, इंडिविजुअल पार्टनर, ठीक है, इंडिविजुअली पार्टनर। और अगर सारे ही पार्टनर यहाँ बैठे हैं तो इनको आप क्या बोलोगे, इनको क्या बोलोगे, अगर ये कलेक्ट हो जाते हैं सारे पार्टनर्स तो जहां ही सारे पार्टनर्स है उसको आप क्या बोलते हो, फर्म बोलते हैं। तो पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, क्योंकि एन इंडिविजुअल मिलके क्या बनाता भाई, सोल प्रोप्राइटर बनाता। अगर एक अकेला बिजनेस चला रहा है तो वो सोल प्रोप्राइटर है। एचयूएफ होती है हिंदू डिवाइडेड, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ऐसी फैमिली जो अभी तक डिवाइड ही नहीं हुई है, जिसमें एक करता है बड़ा बेटा एल्डेस्ट पर्सन, वही बिजनेस चला रहा है और उसकी ही अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, बाकी सबकी लिमिटेड है। सोल प्रोप्राइटर की खुद की अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, जितना मर्जी वो उधार में अपना घर मकान कुछ भी बेचे, ठीक है। फर्म की पार्टनर्स की लिमिटेड, पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल एक ओपीसी भी हो सकता है, यानी वन पर्सन कंपनी को भी आप बोल सकते हो 2005 एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी, ठीक है। तो इतनी बेसिक नॉलेज आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड आनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, द इनएबिलिटी ऑफ अ बिजनेसमैन टू मीट इट्स फाइनेंशियल फिक्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन लाइक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज नोन एज। अगर कोई बिजनेसमैन फिक्स ऑब्लिगेशन है उसके ऊपर, जैसे कि उसको हर महीने इंटरेस्ट देना है, उसको नहीं दे पाता, ठीक है, इतनी भी उसके पास एबिलिटी नहीं है कि उन इंटरेस्ट को दे पाए, तो वो किस रिस्क पे है, बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, लॉन्ग टर्म रिस्क या मार्केट रिस्क। देखो भाई, पैसे नहीं दे पा रहा ना वो, पैसे की दिक्कत है, तभी तो वो उधार उधार जो उसने लिया है उस पे इंटरेस्ट वगैरह नहीं दे पा रहा, ठीक है, तो ये फाइनेंशियल रिस्क है। फाइनेंशियल रिस्क किसी भी तरह की कंपनी में आपको देखने को मिल जाता है, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी ही क्यों ना हो, ठीक है, कॉरपोरेट क्यों ना हो या फिर सिंपल कंपनी ही क्यों ना हो, आपको हर जगह मिल जाता है। अगर कोई भी कंपनी फाइनेंशियल रिस्क होने की वजह से उसके पास पैसे की कमी है और वो अपने डेप्ट नहीं पे कर पा रही है, कौन से डेप्ट पे नहीं कर पा रही है, शॉर्ट टर्म भी नहीं पे कर पा रही है, तो उसे फाइनेंशियल रिस्क बोलते हैं, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी होती है इसमें कि पैसे फर्म के पास नहीं है अपनी, जो फिक्स असेट्स वगैरह जैसे डिबेंचर्स वगैरह। तो बिजनेस रिस्क तो अलग अलग होते हैं, ठीक है, बिजनेस रिस्क बिजनेस को चलाने में रिस्क, ह्यूमन कॉजेस में कि आपके एम्प्लॉय हैं वो ऑनेस्ट नहीं है, वो काम चोर है, ठीक है, नो ऑनेस्ट, ठीक है, चोरी वोरी कर रहे हैं, थेफ्ट है, उनके द्वारा किए गए थेफ्ट से आपका बिजनेस का नुकसान हो रहा है, ठीक है, तो ये ह्यूमन कॉजेस हो गए। नेचुरल कॉजेस भी हो सकते हैं, फ्लड आ गई, आपका बिजनेस डूब गया, ठीक है, फ्लड आना, अर्थक्वेक आ गई, इस तरह के, तो नेचुरल कॉज हो गए, ह्यूमन कॉज हो गए। वहीं इकोनॉमिकल कॉजेस भी होते हैं, इकोनॉमिकल कॉजेस, इकोनॉमिकल कॉज कौन से होते हैं, जैसे मार्केट में ना इन्फ्लेशन हो गया, इकोनॉमिक से रिलेटेड, कभी डिफ्लेशन हो गया, इन्फ्लेशन महंगाई हो गई चार ओवर, डिफ्लेशन हो गया, सस्ती हो गई सारी चीजें, ठीक है, तो ये सारे इकोनॉमी हो जाते हैं कॉजेस। नेचुरल मैंने बता ही दिया आपको, ह्यूमन भी बता दिया, तो इस तरह के आपके बिजनेस रिस्क होते हैं, इनसे निकलने के लिए आपको कंप्लीटली स्ट्रेटेजी वगैरह बनानी पड़ती है और आप इनसे निकल जाते हो। रिस्क आपके कि आपके पास जो फिक्स असेट्स है ना, फिक्स असेट्स है, लॉन्ग टर्म रिस्क वही होते हैं आपके लॉन्ग टर्म, जैसे कि आपने कोई लॉन्ग टर्म लोन लिया हुआ है, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन, तो आपके पास इतनी भी फिक्स असेट्स नहीं बची हैं कि उन्हें बेचने के बाद भी आप इस लोन को पे कर दो, ठीक है। मार्केट रिस्क, मार्केट में जो चेंजेस आते हैं, फ्लक्चुएशन आते हैं, फ्लक्चुएशंस, जिनकी वजह से आपको जो रिस्क होता है, कभी तो डिमांड हाई हो जाती है, कभी लो हो जाती है, तो ये ही आपके मार्केट सेचुरेशन, मार्केट फ्लक्चुएशंस होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन क्या होती है, सेल्स बुक was overcast 600 रुपए and purchase book was undercast by the same amount. Treating charges as additional to assets. Sale of 6,000 omitted to recorded. या purchase of 7,400 was wrongly posted. क्या होगा आपका राइट आंसर, तो राइट आंसर है परचेज ऑफ 7,400 wrongly
पोस्टेड। तो आपको पता ही होगी एरर, जब आप कोई गलती कर देते हो किस किस में, कई बार तो आप रिकॉर्डिंग में गलती कर देते हो, जब आप जनरल रिकॉर्ड कर रहे हो ना, उसी टाइम पे आप रिकॉर्डिंग में गलती कर देते हो। ठीक है, कैसी रिकॉर्डिंग करते हो, या तो आप उसे रिकॉर्ड करना भूल जाते हो, भूलने को बोलते हैं ओमिशन ऑफ एरर। ठीक है, ओमिशन ऑफ एरर दो प्रकार की होती है, या तो आप आधा भूल जाओगे पार्शियल, या फिर आप कंप्लीट कर दोगे, कंप्लीटली भूल जाओगे। तो पार्शियल और कंप्लीटली एरर होती है, ओमिशन ऑफ एरर टू टाइप्स की होती है। ठीक है, वहीं दूसरी एक आपकी एरर ऑफ कमीशन होती है, एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, यहाँ पे आप कैसी गलतियां करते हो इस एरर में, कि या तो आप डेबिट साइड की जगह पे क्रेडिट साइड में लिख देते हो, और क्रेडिट साइड की जगह में डेबिट साइड की लिख देते हो। ठीक है, या फिर आप ऐसी गलती कर देते हो 10,000 को 1,000 लिख दिया, इस तरह की गलतियां कर देते हो। ठीक है, तो यही होती है आपकी एरर ऑफ कमीशन। एक होती है कंपनसेट एरर, कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर क्या होती है, जैसे सपोज करो कि आपने दो गलतियां कर दी और एक गलती ने दूसरी गलती को नलीफाइड कर दिया, नलीफाइड कर दिया। जैसे अगर मैं कहूँ राम, आपने परचेज ऑफ गुड्स किया था राम से, ठीक है, 1,000 रुपए का, और उसे श्याम के अकाउंट में लिख दिया। ठीक है, वहीं आपने श्याम के अकाउंट में लिख दिया 4,000। ठीक है, वहीं आपने दोबारा गलती कर दी, अब राम के अकाउंट में 4,000 लिख दिया और श्याम के अकाउंट में 1,000 लिख दिया। तो ऐसी एरर नलीफाइड हो जाएगी, कंपनसेटिंग एरर। दूसरा होता है प्रिंसिपल एरर, आपको पता ही नहीं है कि रेवेन्यू एरर कौन सी है। ठीक है, रेवेन्यू चीज कौन सी है और कैपिटल कौन सी है, इस प्रिंसिपल की जानकारी ना होने की वजह से आपने इस तरह की गलती कर दी। जैसे मशीनरी एक्सपेंस होते हैं हमेशा कैपिटल एक्सपेंडिचर, और आपने मशीन पे जो रिपेयर किए, ठीक है, अगर आपने रिपेयर इंस्टॉलेशन तभी किया है मशीन को जब खरीदा है, तो इनको भी आपको कैपिटल अकाउंट ही मानना पड़ता है, और आपने मान लिया रेवेन्यू। ठीक है, तो ऐसी गलतियां भी हो जाती हैं। पहला देखिए, सेल्स बुक आर्क ओवर कास्ट ज्यादा हो गया है 600 रुपए से, और परचेज बुक अंडर कास्ट हो गया सेम अमाउंट से। तो ये कौन सी एरर है, एक जगह परचेज बुक को आपने ज्यादा दिखा दिया, ठीक है, एक जगह कम कर दिया, तो ये कौन सी है, कंपनसेटिंग। कंपनसेटिंग एक दूसरे की गलती को छुपा लेगी। ट्रीटिंग चार्जेस एज एडिशन टू असेट्स, ट्रीटिंग चार्जेस का मतलब यहाँ पे आपका रेवेन्यू नेचर था। ठीक है, रेवेन्यू नेचर में आते हैं सारे चार्जेस या एक्सपेंसेस, और आपने ले लिया उसे एसेट्स, एसेट्स जाती है आपकी कैपिटल एक्सपेंसेस में, तो कौन सी एरर है, प्रिंसिपल एरर, प्रिंसिपल एरर। ठीक है, सेल ऑफ 6,000 ओमिटेड टू द रिकॉर्डेड, भूल ही गए हो, लिखना ही भूल गए हो, 6,000 रुपए का माल बेचा, तो ओमिशन है। ठीक है, कंप्लीट ही भूल गए हो ना, डेबिट और क्रेडिट दोनों ही करना भूल गए, तो ओमिशन है कंप्लीटली। परचेज 7,400 वाज रॉन्गली पोस्ट, अगर आपने पोस्टिंग से गलती की है ना, ठीक है, पोस्ट करने में, लेजर पोस्ट करने में, तो ये आपकी कंपनसेटिंग सॉरी कमीशन एरर होती है। क्या होती है, कमीशन एरर। ये सारी ऐसी करोगे, लेजर पोस्टिंग गलत कर दी, कैरिड फॉरवर्ड आप ले आए, ठीक है, कैरिड फॉरवर्ड लाना था 10,000 लिया 1,000, इस तरह की, तो मोस्टली ना ये अमाउंट से रिलेटेड ही गलतियां होती हैं, तो ऐसे भी याद रख लेना, कमीशन एरर होती है। ठीक है,